नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रतनलाल शास्त्री आचार्य आपका संस्कृत ज्ञान निधि चैनल में स्वागत करता हूं। हमारा संस्कृत व्याकरण का चैनल है संस्कृत ज्ञान निधि। संस्कृत ज्ञान निधि हमारे इस चैनल में आपको कक्षा 10, 11, 12 रीट प्रतियोगिता परीक्षा, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड एवं अन्य संस्कृत से संबंधित परीक्षाओं जो कि संस्कृत विषय से संबंधित है, सभी की स्तरानुकूल वीडियो एवं कक्षाएं मिलेंगी, जिससे संस्कृत से संबंधित कोई भी समस्या आपको नहीं रहेगी। इस हेतु ये चैनल आपकी सेवा में प्रस्तुत है। आज हम सबसे पहले परिचय स्वरूप संस्कृत व्याकरण शब्द को सीखते हैं। हमारे सामने सबसे पहले शब्द आता है संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण, सबसे पहले इन दो शब्दों को हम सीखेंगे। संस्कृत क्या है और व्याकरण क्या है। देखो, किसी भी शब्द की परिभाषा देने से पहले उसकी व्युत्पत्ति को स्पष्ट किया जाता है। इसलिए हम यहाँ इस संस्कृत और व्याकरण दोनों शब्दों की अलग अलग प्रकार से व्युत्पत्ति को स्पष्ट करेंगे। यहाँ सबसे पहले हम संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति को स्पष्ट करते हैं। संस्कृत शब्द से व्युत्पत्ति। संस्कृत शब्द से व्युत्पत्ति ही संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति को हम यहाँ स्पष्ट करेंगे। देखो, संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति को हम स्पष्ट करेंगे। ये संस्कृत शब्द व्याकरणिक दृष्टि से कैसे बना, कैसे निर्मित हुआ। व्युत्पत्ति और उत्पत्ति में दोस्तों अंतर होता है। उत्पत्ति एवं व्युत्पत्ति। उत्पत्ति एक सामान्यतः हिंदी तक सीमित रह जाती है, लेकिन व्युत्पत्ति शब्द का अर्थ होता है विधन उत्पत्ति। विधन उत्पत्ति अर्थात विशेष प्रकार की उत्पत्ति, जिसमें विशेष नियम इत्यादि लगते हैं, वो व्युत्पत्ति कहलाती है। इस प्रकार से हम व्युत्पत्ति को स्पष्ट करेंगे। व्युत्पत्ति अब व्युत्पत्ति को हम स्पष्ट करेंगे बेटा। देखो, संस्कृत शब्द सम उपसर्ग क्री धातु, सम उपसर्ग क्री धातु कत प्रत्यय संयुज्य संस्कृत शब्द निष्पन्न है। यहाँ संस्कृत में जुड़ने वाला ये सम है, उपसर्ग है। प्राय हम सभी जानते हैं कि धातु या शब्द से पूर्व जो जुड़ता है उसे उपसर्ग कहा जाता है। ये क्री हमारा धातु है। मूल रूप से ये जो धातु है हमारी, ये जो धातु है डुक्रिय होती है। मूल रूप से ये धातु डुक्रिय होती है। इस प्रकार से हम इसको इससे भी लिख सकते हैं। और ये तत् प्रत्यय, ये प्रत्यय है। ये प्रत्यय है। मुख्य रूप से हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इससे ज्यादा और अधिक समझ में आ जाएगा। सम उपसर्ग डुक्रिय धातु जो कि मूल धातु है, और प्रत्यय तत् प्रत्यय के संयोजन से ये संस्कृत शब्द बनता है। डुक्रिय जो होता है, इसमें डू और ये, इसमें डू और ये, इन दोनों की इत संज्ञा हो जाती है। डू और ये की इत संज्ञा होने से हमारे पास में क्री धातु शेष रह जाती है। और इधर सम उपसर्ग डुक्रिय अर्थात क्री धातु तत्प्रत्यय का तय शेष रहता है। इस प्रकार से हमारे पास में ये जो शब्द बनकर के आते हैं, सम उपसर्ग रहा, क्री धातु रही,
और कत प्रत्यय का जो बचा हुआ तय रहा। इस प्रकार से हमारे पास में सम, क्री और तय। लेकिन इसमें फिर एक और व्याकरणिक नियम लगेगा, अर्थात यह संधि लग जाएगी और उस संधि का नाम है उस संधि का नाम है अनुस्वार संधि। कौन सी संधि? अनुस्वार संधि। पर इससे पूर्व एक आगम होगा, एक आगम होगा जिसे हम आगम संधि बोलते हैं। एक आगम होता है यहाँ जिसे हम आगम संधि कहते हैं, अर्थात वो होता है शम सुडागमय। वो होता है शम सुडागमय, शम सुडागमय, शम सुडागमय। अर्थात ये कहता है कि यदि शम उपसर्ग के बाद में शम सुडागमय, ये कहता है कि यदि शम उपसर्ग, ये कहता है कि यदि सम उपसर्ग के बाद, यदि सम उपसर्ग के बाद क्री, कार, कृत, करोति, करण, कर्ता आदि शब्द आ जाएंगे। सम के बाद में क्री आने से एक आगम होता है और इस आगम का सूत्र है सम सुडागमय। अब इस सम सुडागमय सूत्र कहता है भैया कि यदि सम उपसर्ग के बाद क्री, कार, कृत, करोति, क्री कार्य है, कृत है, करोति, करणम, कर्ता इत्यादि शब्द आए तो इत्यादि शब्द आए तो सम उपसर्ग व क्री धातु के मध्य आए तो सम उपसर्ग व क्री धातु के मध्य, सम उपसर्ग व क्री धातु के मध्य सुट का आगमन हो जाता है। सुट, इस सुट का आगमन होगा, सुट का आगमन हो जाता है। सुट का आगम भी बोल सकते हैं इसको, सुट का आगम हो जाता है, तभी हमारा ये सूत्र बना सम सुडागमय। अर्थात सम उपसर्ग के बाद सुट, जस्त्व संधि हुई है इसमें, तय का डे, इसके बाद में इसकी संधि विच्छेद यदि हम करते हैं तो इसकी संधि विच्छेद होती है बेटा सुट धन आगमय, अर्थात जस्त्व संधि। इसमें जस्त्व संधि लग जाती है आपकी। जस्त्व संधि का नियम है कि यदि प्रथम वर्ग के बाद में, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद यदि कोई स्वर या तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण यदि आता है, तब प्रथम वर्ग के प्रथम वर्ण, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण आदेश हो जाता है। तो यह जस्त्व संधि से तय का ड हो जाने से ये सुड हो गया और उसमें आ जुड़ जाने से सुडा, बचा हुआ फिर गमय, सुडागमय। इस प्रकार से ये सूत्र कहता है यदि सम उपसर्ग के बाद क्री, कार, कृत है, करोति, करणम, कर्ता इत्यादि शब्द आए तो सम उपसर्ग व क्री धातु के मध्य सुट का आगमन हो जाता है। इस प्रकार से देखो हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं बेटा, इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास में सम उपसर्ग के बाद में क्री धातु आने से इन दोनों के मध्य सम का, वो सु का आगमन, सुट का आगमन करते हैं, हम सुट का आगमन करते हैं। अब देखो हलंतम एक सूत्र लगता है, इत संख्या विधायक एक सूत्र लगता है जो कि हलंतम कहते हैं। अब उस हलंतम सूत्र के अनुसार यहाँ सुट के उट का, सुट के टय का लोप हुआ और अचो अंत्याधि टी, इस सूत्र से सु के उ का लोप हो जाता है। अब हमारे पास में देखो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, सम उपसर्ग के बाद में सुट से, इसका वर्ण विच्छेद हमने किया उट, और हमारे पास में फिर क्या है क्री, धन क्री, और उसके बाद में है तय। अब देखो ये तय का हलंतम इत संज्ञा
इत संज्ञक सूत्र से लोप हो जाता है। ये सारी बातें आपको बाद में बताई जाएगी। कोई भी मन में किसी भी प्रकार की आपके जिज्ञासा बिल्कुल भी नहीं रहेगी। देखेंगे, देखो यहाँ टय का हलंत्यम इति सूत्र से और उ का अचो अंत्याधि, इस प्रकार से यहाँ उ का लोप हो जाएगा। अब हमारे पास में श, यहाँ केवल स शेष रहेगा। अब यह देखो सम, इसके बाद में जो क्या बचा स, उसके बाद में आपका क्री धातु और इक्त प्रत्यय का तय शेष रहा। इसका कै का लोप हो गया और कै का लोप होने के बाद यहाँ तय शेष रहा। अब हमारे पास में पुनः आगम तो कर लिया, लेकिन एक संधि और कार्य करती है और वो संधि है आपकी अनुस्वार संधि। कौन सी संधि है भैया? अनुस्वार संधि। आपकी एक संधि है अनुस्वार संधि और उस अनुस्वार संधि का सूत्र है मो अनुस्वार है। इसका एक सूत्र है, इसका सूत्रम है, सूत्रम अस्ति अनुस्वार संधि सूत्रम अस्ति मो अनुस्वार है, मो अनुस्वार है। ये मो अनुस्वार आपका कहता है, मो अनुस्वार कहता है मैं अनुस्वार है। मैं ओ का अर्थ होता है का, मैं का अनुस्वार हो जाता है, मैं का अनुस्वार, मैं का अनुस्वार, मैं का अनुस्वार हो जाता है। अर्थात यहाँ उस अनुस्वार संधि के नियमानुसार ही हम सामने स व्यंजन आने से क्या कहती है अनुस्वार संधि? यदि मैं के बाद में कोई भी व्यंजन वर्ण आए तो मैं के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। यह मैं के बाद में स व्यंजन वर्ण आने से आपके मैं के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा, मैं के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा। अब हम इनको सबको मिलाकर के लिख देंगे। हमारे पास में जो शब्द बनेगा वो देखा से के ऊपर आपने अनुस्वार कर दिया और ये आपके आगम से आने वाला हलंत वाला से, आधा से, उसके बाद में क्री धातु और कत प्रत्यय का बचा हुआ तय। इस प्रकार से हमारे पास में ये संस्कृत शब्द बनता है। तो संस्कृत शब्द है निष्पन्न है, इति सिद्धम, इस प्रकार से ये सिद्ध होता है। इस प्रकार से हमारा ये संस्कृत शब्द के निर्माण की प्रक्रिया व्याकरणात्मक दृष्टि से स्पष्ट होती है। पुनः एक बार इसका अवलोकन कर सकते हैं। सम क्री धातु से पहले सम उपसर्ग और कत प्रत्यय जोड़ देने से हमारा संस्कृत शब्द बनता है। अतः इसको परिभाषित कर सकते हैं, हम इसको परिभाषित कर सकते हैं संस्कृत की दृष्टि से, इसको परिभाषित करते हैं सम उपसर्ग पूर्व का अर्थ। इसको हम परिभाषित इस प्रकार से कर सकते हैं सम उपसर्ग पूर्व का अर्थ, 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 क्री धातो सम उपसर्ग पूर्व का अर्थ, क्री धातो इक प्रत्यय संयुज्य सम उपसर्ग पूर्व का अर्थ, क्री धातो इक प्रत्यय संयुज्य संस्कृत शब्द है निष्पन्न है, संस्कृत शब्द है निष्पन्न है, संस्कृत शब्द है निष्पन्न है। इसको यदि हम हिंदी में अर्थ यदि इसका करें तो इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। यदि सम उपसर्ग, यदि क्री धातु से पूर्व, ये लिख सकते हैं क्री धातु में सीधी सामान्य भाषा में क्री धातु हिंदी में लिख देंगे क्री धातु में सम उपसर्ग, क्री धातु में सम उपसर्ग तथा इक प्रत्यय जोड़ देने से, इक प्रत्यय जोड़ देने से संस्कृत शब्द बनता है। एक प्रत्यय जोड़ देने से संस्कृत शब्द बनता है। एक प्रत्यय जोड़ देने से संस्कृत शब्द बनता है। देखो बेटा, सम उपसर्ग पूर्व का अर्थ क्री धातु हो, एक प्रत्यय संयुज्य
संस्कृत शब्द है। निष्पन्न कृ धातु में समुपसर्ग तथा इक्त प्रत्यय जोड़ देने से संस्कृत शब्द बनता है। इस प्रकार से हमारा ये संस्कृत शब्द मात्र की व्याख्या है। इसके बाद में हम व्याकरण शब्द की व्याख्या कर सकते हैं। ये एक बार आप इसको अच्छी तरह से उतार सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपके मन में जिज्ञासा इत्यादि हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिख करके अवगत करा सकते हैं। आपके ही अपने संस्कृत से संबंधित, संस्कृत के लिए समर्पित चैनल संस्कृत ज्ञान निधि को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। इसके बाद में हम, मुझे लगता है शायद आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ संस्कृत शब्द की उत्पत्ति पूरी तरह से विशिष्ट कर पाए होंगे। संस्कृत शब्द की उत्पत्ति, फोटो ले दूसरी फोन से। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो आप देख सकते हैं, इसको उतार सकते हैं आप। संस्कृत व्याकरण शब्द में हमने केवल संस्कृत शब्द की उत्पत्ति को देखा। संस्कृत शब्द से उत्पत्ति अर्थात संस्कृत शब्द की उत्पत्ति, इसको भी हम संस्कृत में लिखे तो लिख सकते हैं। संस्कृत शब्द की उत्पत्ति, संस्कृत शब्द की उत्पत्ति, संस्कृत शब्द की उत्पत्ति, संस्कृत शब्द की उत्पत्ति, संस्कृत शब्द की उत्पत्ति। अब इसके बाद में आपको व्याकरण शब्द की उत्पत्ति के बारे में बताया जाएगा। व्याकरण शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है उसको हम यह समझते हैं। संस्कृत शब्द कैसे बना इसको हमने देख लिया। अब संस्कृत की हम परिभाषा दें हिंदी में तो इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि संस्कृत वह भाषा जो संशोधित करके बनाई जाती है, निर्मित की गई हो, संस्कृत कहलाती है। सम मानी अच्छी तरह से नियम पूर्वक निर्मित की गई भाषा को संस्कृत कह सकते हैं। अर्थात अच्छी तरह से, या इसको यहाँ लिख देंगे फिर हम व्याकरण को स्पष्ट कर देंगे। अर्थात अच्छी तरह से नियम पूर्वक निर्मित भाषा को संस्कृत कहते हैं। संस्कृत कहते हैं। इस प्रकार नियमबद्ध जो भाषा होती है, परिष्कृत संशोधित भाषा होती है, उसे संस्कृत कह सकते हैं। अथवा या दूसरी इसमें परिभाषा दे सकते हैं, नियमानुसार सम्यक प्रकार से, अच्छी तरह से, ठीक तरह से, सम्यक प्रकार से, सम्यक दृष्टि से, सम्यक दृष्टि से संशोधित, सम्यक दृष्टि से संशोधित व परिष्कृत भाषा, संशोधित व परिष्कृत भाषा को ही संस्कृत भाषा कहा जाता है। परिष्कृत भाषा को ही, सम्यक दृष्टि से संशोधित व परिष्कृत भाषा को ही संस्कृत कहा जाता है। संस्कृत भाषा कहते हैं। संस्कृत भाषा कहते हैं। इस प्रकार से हम इनको अनेक परिभाषाओं में आबद्ध कर सकते हैं। इसके बाद इसी क्रम में हमने संस्कृत व्याकरण, संस्कृत शब्द को स्पष्ट किया। अब हम इसी क्रम में व्याकरण शब्द की उत्पत्ति देखेंगे। व्याकरण शब्द से, व्याकरणम शब्द से व्युत्पत्ति, इसको व्याकरणम लिख सकते हम। तो व्याकरणम शब्द से व्युत्पत्ति, व्याकरणम शब्द से व्युत्पत्ति, व्याकरणम
व्याकरणम शब्द से व्युत्पत्ति, व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति, व्याकरणम शब्द से व्युत्पत्ति अर्थात इसमें लिख सकते हैं, हम हिंदी में लिख सकते हैं व्याकरण, व्याकरण शब्द की, व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति, व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति। इसकी उत्पत्ति कैसे होती है भैया, इसको हम ध्यान से देखेंगे। देखो हमारे पास में ये जो व्याकरण शब्द है, हमारे पास में शब्द है व्याकरण, हमारे पास में शब्द है व्याकरणम, इसकी व्युत्पत्ति को हम ध्यान से देखेंगे। देखो व्याकरणम है, व्याकरणम को देखेंगे आप, क्री धातु इसमें वही है, क्री धातु, क्री धातु पर इसमें उपसर्ग दो लगेंगे। देखो एक उपसर्ग आपका वी और दूसरा उपसर्ग आपका आंग, पहला उपसर्ग वी और दूसरा उपसर्ग आपका अंग, और क्री धातु है और उसके बाद में लुट प्रत्यय, उसके बाद में लुट प्रत्यय जोड़ देने से ये व्याकरणम शब्द निर्मित होता है। अब यहाँ देखेंगे वी और अंग, ये जो आपका अंग उपसर्ग रहता है इसका आ मात्र शेष रहता है, गैस का लोप हो जाता है, तो हमारे पास में वी आ क्री और जो लुट प्रत्यय रहता है, इस लुट प्रत्यय का यू शेष रहता है, इस लुट प्रत्यय का यू शेष रहता है। लसक व तद्धित, इस सूत्र से लुट प्रत्यय का लय लोप होता है और हलंत्यम, इस इत संज्ञक सूत्र से टय का लोप हो जाता है, टय की इत संज्ञा हो जाती है, जिस जिस वर्ण की इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। अब यहाँ देखेंगे यू, हमारा यू शेष बचेगा। अब यू का हमारा अन हो जाएगा, यू का अन हो जाएगा, यू का अन हो जाएगा। एक सूत्र लगता है इसमें यू आर नाकौ, यू आर नाकौ एक सूत्र लगता है, इसको स्पष्ट करने के लिए मैं ऊपर लिख देता हूँ। देखो यू आर नाकौ, यू आर नाकौ एक सूत्र है, इस सूत्र से यू को अन आदेश हो जाता है। ये सूत्र कहता है, इस सूत्र के अनुसार ये कहता है यू और भू, यू और भू का क्रम से अन, यू और भू का क्रम से अन और अक आदेश हो जाता है। यू और भू को अन और अक आदेश होता है, अर्थात यू का अन आदेश होता है और भू का अक आदेश होता है। इस प्रकार से हमारे यू को युवार नाकौ सूत्र से अन आदेश हुआ, अर्थात यू इस सूत्र के माध्यम से अन में बदल गया, अन हो गया। इस प्रकार से हमारे पास में आगे इसको ऐसे लिखेंगे वी आ, वी उपसर्ग, आ उपसर्ग क्री धातु और लुट प्रत्यय का बचा हुआ यू और यू को अन आदेश। इस प्रकार से हमारे पास में वी आ क्री और अन बचता है। पुनः यहां अन प्रत्यय का एक नियम और लगता है, अन प्रत्यय का एक नियम लगता है कि जिस अन प्रत्यय जिस भी धातु के अंत में जुड़ता है उस धातु का गुणादेश हो जाता है। जिस धातु के अंत में अन प्रत्यय जुड़ता है उस धातु को गुणादेश हो जाता है, अर्थात ये एक स्वर होता है। जैसे कि आपको पता है ये मूल स्वर है, मूल स्वर ए ई उ री और ली। हमारी व्याकरण भाषा में ये 5 मूल स्वर होते हैं। ये 5 मूल स्वर, इनको लघु स्वर भी कहते हैं, इनको ह्रस्व स्वर भी बोलते हैं, इनको लघु और ह्रस्व स्वर भी बोलते हैं, इनको लघु और ह्रस्व स्वर भी बोलते हैं। अब इन मूल स्वर का दीर्घ या गुरु स्वर जो होता है, दीर्घ या गुरु स्वर, दीर्घ या गुरु स्वर वो भी होता है। कैसे होगा? ए का दीर्घ आ होता है, ध्यान देंगे सभी, ए का दीर्घ आ होता है, ई का दीर्घ ई होता है, उ का दीर्घ उ, बड़ा उ, और री का दीर्घ बड़ा री, जिसे हम कहते हैं ली का दीर्घ होता नहीं है। ये दीर्घ स्वर हुए। दीर्घ स्वर के बाद में आपको यहाँ तक ही हम बताते हैं
दीर्घ। अब ये गुण स्वर के बारे में हम आपको बता देते हैं। गुण स्वर कैसे होते हैं? देखो भैया, गुण स्वर में ए का गुण ए ही होता है। ई या ई दोनों का गुण आपका, दोनों का गुण स्वर है वो ए होता है, और ऊ दोनों का गुण है वो ओ होता है। री और री दोनों का गुण है वो अल होता है, और लिरी जिसका की दीर्घ नहीं होता उसका गुण अल होता है। इसके बाद में एक वृद्धि स्वर की हम और चर्चा कर लेते हैं। ये हम सारे संधि के नियमानुसार पढ़ेंगे। संधियों में हम इनकी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, और वर्णमाला का ज्ञान आपको जब कराया जाएगा और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। देखेंगे यहाँ ए आ और ए इन सभी का वृद्धि आ होता है। ई तथा ए इन सभी का वृद्धि स्वर आई होता है। ऊ ओ इन सभी का वृद्धि स्वर औ होता है। री अर इन सभी का वृद्धि स्वर आर होता है। लिरी और अल इनका वृद्धि स्वर आल होता है, इनका वृद्धि स्वर आल होता है। अब ये हमारे पूरे के पूरे ये तालिका में हमें अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये लघु या मूल स्वर कौन कौन से हैं। ए ई उ री ली। इनका दीर्घ या गुरु आ बड़ी ई बड़ा उ री होता है, ली का दीर्घ होता नहीं है। इसके बाद में गुण स्वर की हम चर्चा करेंगे। ए और ए का गुण भी ऐ होता है, और मूल स्वर भी ऐ होता है। ई और ई इन दोनों का यदि हम गुण स्वर बताएं तो ए होता है। उ और उ दोनों का गुण स्वर ओ होता है। री और री दोनों का गुण स्वर अल होता है। ली का गुण स्वर अल होता है। वृद्धि स्वर की हम यदि चर्चा करें तो ए आ और गुण स्वर ए इनका वृद्धि स्वर आ होता है। लघु ई, दीर्घ ई और ए तीनों का वृद्धि स्वर आई होता है। उ ओ इन सब का वृद्धि स्वर औ होता है। री अर इन सब का वृद्धि स्वर आर होता है। लिरी और अल इनका वृद्धि स्वर आल होता है। इस प्रकार से देखो, पुनः हम इधर देखते हैं। बताया था यदि अन्य प्रत्यय जिस धातु के अंत में जुड़ता है तब उस धातु को गुण स्वर में बदल देता है, गुण आदेश हो जाता है, उसको गुण। अब हम देखेंगे यहाँ किरी, किरी में क्या मिला हुआ है। देखो हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं। वी आ क्री और अन, वी आ क्री और अन। अब क्री, हाँ यहाँ वर्ण विच्छेद करना था हमें, क्षम्यताम। यहाँ वर्ण विच्छेद करेंगे हम कै, और यहाँ क्या है री है। देखो री, और उसके बाद में हम लगाएंगे यहाँ अन। अब देखेंगे कै के बाद में यहाँ री आया। अब देखो यहाँ री का गुण स्वर कौन सा होता है। अब ये देखेंगे आप, ये जो री है इस री का आपका गुण स्वर क्या हो गया। देखो री का गुण स्वर है अर। तो देखो दोस्तों, ये री का आपका गुण स्वर है वो अर हो जाता है। यह रे हलंत वाला है। अब उसमें देख सकते हैं। अब देखो हमारे पास में पुनः है जो शब्द बन करके आया, वो शब्द है हमारे पास में वी आ कै, हलंत वाला कै, री का अर बनी गया हमारे पास में, पुनः अन हो गया। अब यहाँ देखो, अब अर और अन के मध्य में एक नियम काम करता है, एक अणत्व प्रक्रिया जिसे बोलते हैं हम। एक अणत्व प्रक्रिया यहाँ कार्य करती है। एक अणत्व प्रक्रिया, एक अणत्व प्रक्रिया, अणत्व प्रक्रिया जिसे हम अणत्व विधान संधि भी बोल सकते हैं, जिसे हम अणत्व विधान संधि भी बोल सकते हैं। अणत्व विधान संधि, अणत्व विधान संधि, इस अणत्व विधान संधि के अनेक सूत्रादि कार्य करते हैं। इस अणत्व विधान संधि के अनेक सूत्र होते हैं। उन सूत्रों के माध्यम से अणत्व विधान संधि संधियों के प्रकरण में स्पष्ट कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ आपको इतना बता देते हैं कि यदि ऋतु रसाभ्याम नोण समान पदे, ऐसा एक सूत्र होता है। ऋतु रसाभ्याम नोण रसाभ्याम नोण समान पदे, इस प्रकार का सूत्र है। रसाभ्याम, रसाभ्याम नोण, रसाभ्याम नोण समान पदे, इस प्रकार का रसाभ्याम नोण
रसाभ्याम 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 नोणे रसाभ्याम नोणे समान पदे समान पदे। इस प्रकार के सूत्र के माध्यम से ये कहता है कि रे और से, इतना सा आप समझेंगे अभी थोड़ी देर के लिए, इसको स्पष्ट करने के लिए रे और से के बाद में इतना समझेंगे, यदि न आ जाता है, यदि रे और से के बाद में यदि न आ जाता है, यदि स्वर का व्यवधान होने पर भी, स्वर का व्यवधान होने पर भी, बीच में स्वर का व्यवधान हो सकता है, जैसे रे और न के बीच में ए स्वर का व्यवधान हो गया, तो ये पद की संधि है, इसमें व्यवधान चलता है, तो रे और से के बाद में न आता है, तो आपका न अण हो जाता है, न के स्थान पर नो न के स्थान पर अण हो जाता है। यह देखो वही प्रक्रिया यहाँ वही, ये रे के बाद में आपका न आने से न के स्थान पर अण हो जाता है, न के स्थान पर आपका ये अण हो जाएगा, न के स्थान पर अण हो जाता है, न के स्थान पर अण हो जाता है, उसी प्रकार से न के स्थान पर अण होगा। अब यहाँ पुनः एक संधि कार्य करती है, वो संधि है अयादि संधि। एक अयादि संधि जो कि आपने पढ़ रखी होगी, आपको यहाँ अच्छी तरह से अयादि संधि को पढ़ाया जाएगा। अयादि संधि इसमें कहता है, देखो हम इसका वर्ण विच्छेद यदि करें तो वी में, वी का वर्ण विच्छेद यदि हम करते हैं तो वी में लघु ई है और सामने इससे भिन्न स्वर आ है। अब यहाँ यही संधि का नियम कार्य करता है जो कि यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि। और यण संधि कहती है, यण संधि कहती है कि इसका सूत्र होता है आपका, इसका सूत्र होता है इको यणची, इसका सूत्र है इको यणची, इसका सूत्र है इको यणची, अर्थात इक स्थाने यण अची परेशात। यदि बाद में इसका विस्तार है इक स्थाने यण, इक स्थाने यण अची परेशात, इक स्थाने यण अची परेशात, अर्थात ई के बाद में इक, इक का मतलब है यहाँ इक माहेश्वर सूत्रों से बनने वाला एक प्रत्यार है, और इक का मतलब है ई उ री और द्री। अब यहाँ माहेश्वर सूत्रों में तो केवल लघु स्वर या मूल स्वर को ही प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन इनके दीर्घ स्वर का भी हम यहाँ ग्रहण करते हैं। इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है, इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है। आदेश और आगम में अंतर होता है दोस्तों, आपको संधि प्रक्रिया के दौरान स्पष्ट रूप से समझाया जाएगा। आदेश को थोड़ा सा समझ लेंगे आप। आदेश का मतलब है दो वर्णों के मध्य किसी एक वर्ण का बिना किसी परिवर्तन के आ जाना आगम कहलाता है, लेकिन किसी वर्ण के स्थान पर उसको हटा करके किसी वर्ण का आना आदेश कहलाता है। एक प्रकार से हम व्यवहारिक रूप से समझें तो आदेश शत्रु की तरह होता है, आगम मित्र की तरह होता है। तो आगम को हम मित्रवत जानेंगे, आदेश को हम शत्रुवत जानेंगे। देखेंगे ई का स्थान पर यण हो जाएगा। यण भी माहेश्वर सूत्रों से बनने वाला एक प्रत्यार होता है। ये इसका क्रम से है ये व रे और ल, ये चार वर्णीय प्रत्यार में आते हैं। अर्थात ये कहता है कि इक के स्थान पर यण हो जाता है। इक के स्थान पर, स्थान शब्द में सप्तमी विभक्ति जुड़ जाने से स्थानीय बनता है। यण होता है, कब होता है? अची परे, अची स्वर परे बाद में शात होवे। यदि इनके बाद में कोई स्वर हो तो, लेकिन स्वर असमान होना चाहिए। ई के बाद ई नहीं होना चाहिए, लघु या गुरु कोई भी, क्योंकि यदि ई के बाद ई होगा तो यण संधि न बन करके वो दीर्घ संधि बन जाएगी। उ के बाद उ न होकर उससे भिन्न कोई भी स्वर हो सकता है। री के बाद री न होकर उसके बाद कोई भी स्वर हो सकता है। लिरी के बाद लिरी न होकर उसके बाद कोई भी स्वर हो सकता है। तो ई के बाद असमान स्वर आने से ई के स्थान पर ये होता है, उ के बाद असमान स्वर आने से उ के स्थान पर वह होता है। री के बाद असमान स्वर आने से री के स्थान पर र होता है। लिरी के बाद असमान स्वर आने से लिरी के स्थान पर ल होता है। इस प्रकार से हमारा ई उ री ली के स्थान पर क्रमशः यह व ल आदेश होता है। ये हम यण संधि में पढ़ते हैं।
या वही यन संधि का नियम कार्य करेगा। और वो देखेंगे ई के बाद इससे असमान स्वर क्या आ गया हमारे पास में दोस्तों, ई के बाद इससे असमान स्वर ये आ जाने से, ई के बाद असमान स्वर आ जाने से ई के स्थान पर इसको मैं पुनः एक बार लिख देता हूँ, यहाँ थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा ये, वह ई इसके बाद में आ। अब देखेंगे ई के बाद इससे भिन्न स्वर आने से ई के स्थान पर आपका ये हो जाता है। अभी देखो इसको, अब हमारे पास में जो मिलकर के बना, पहले ऊपर वाले को लिख लेंगे जो भी, तो आपको कोई संशय नहीं हो, कोई समस्या नहीं आए। और यहाँ देखो ए हमारा ऐसे कैसे रहेगा और ये अण हो जाएगा। देखो अब देखेंगे यहाँ ई के ये हो गया। अब दोबारा उतार दो इसको, वह प्लस ये और क्या है सर आ, और इधर बच आगे कै आधा हलंत वाला अर और अण। देखेंगे ये अब इनका सबका संयोजन कर लेंगे, अब इनका सबको मिलाकर के एकत्रित कर लेंगे और हमारे पास में जो बनकर के बनता है वह आधा आधा ही रहेगा, क्योंकि आगे कोई स्वर की मात्रा इसमें नहीं है। अब इसमें ये, इसमें देखो ये में हमारा आ जुड़ जाएगा। देखो ये को हम उतार लेंगे, ये और ये में आ की मात्रा जोड़ देने से, ये में आ की मात्रा जोड़ देने से या, और कै में ए को जोड़ देने से कै, और रे में एज को जोड़ देने से रे पूरा, और बचा हाँ ये अण अण पूरा है, हलंत नहीं इसमें अण, ये अण हो गया और हमारा बन गए ये व्याकरण। पुनः हम ये जानेंगे कि लुट प्रत्यय हमेशा नपुंसक लिंग में होता है। लुट प्रत्यय का लुट नपुंसके चय, लुट नपुंसके, इस सूत्र से लुट 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 नपुंसके, लुट नपुंसके, लुट नपुंसके, इस सूत्र से इस सूत्र से इस सूत्र से इसको नपुंसक आदेश होता है, नपुंसक लिंग का आदेश होता है। इस सूत्र से 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 व्याकरण 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 शब्द को नपुंसक लिंग आदेश होता है। नपुंसक लिंग नपुंसक लिंग नपुंसक लिंग आदेश होता है, नपुंसक लिंग आदेश होता है। इस सूत्र से इसको नपुंसक लिंग आदेश होता है। इस प्रकार से हम इसको नपुंसक लिंग आदेश कर देंगे तो नपुंसक लिंग फल की तरह इसके रूप चलेंगे, फलम फले फलानी, व्याकरणम व्याकरणे व्याकरणानि, तो हमारे पास में शब्द बनकर के आ जाता है व्याकरणम इति सिद्धम। इस प्रकार से हमारे व्याकरणम शब्द की निर्माण प्रक्रिया पूर्ण रूपेण से स्पष्ट हो जाती है। इसकी ये व्युत्पत्ति पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाती है। आप इसको अवधारण कर सकते हैं। व्याकरण, इसकी परिभाषा संस्कृत शब्द की परिभाषा की तरह इसको आप परिभाषित कर सकते हैं। परिभाषा, इसकी परिभाषा दे सकते हैं, आप परिभाषा दे सकते हैं। वी आंग उपसर्ग पूर्वकात, वी आंग वी आंग वी आंग वी आंग वी आंग उपसर्ग पूर्वकात, वी आंग उपसर्ग पूर्वकात, वी आंग उपसर्ग पूर्वकात, वी आंग उपसर्ग पूर्वकात, क्रिधातो 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 क्रिधातो, वी आंग उपसर्ग पूर्वकात, क्रिधातो क्रिधातो, लुट प्रत्यय संयुज्य, लुट प्रत्यय लुट प्रत्यय संयुज्य, लुट प्रत्यय संयुज्य, लुट प्रत्यय संयुज्य, लुट प्रत्यय संयुज्य, व्याकरण शब्द है निष्पन्न है, व्याकरण शब्द है, व्याकरण शब्द है निष्पन्न है, व्याकरण शब्द है निष्पन्न है। अर्थात हम कह सकते हैं इसको वी और आंग उपसर्ग के बाद या क्रिधातु से पूर्व, क्रिधातु 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 से पहले, क्रिधातु से पहले आ, वी तथा आ, क्रिधातु से पहले, क्रिधातु से पहले वी तथा आ उपसर्ग, वी आ उपसर्ग एवं 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 लुट प्रत्यय जोड़ देने से, एवं लुट प्रत्यय एवं लुट प्रत्यय
एवं लुट प्रत्यय जोड़ देने से लुट प्रत्यय जोड़ देने से व्याकरण शब्द बनता है। लुट प्रत्यय जोड़ देने से व्याकरण शब्द बनता है। अतः हम इसको स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि ये आपके व्याकरण शब्द की पूरी तरह से परिभाषा स्पष्ट हो जाती है। अर्थात व्याकरण की हम यदि अन्य परिभाषा दें तो दे सकते हैं शब्दों की नियमबद्ध रचना को व्याकरण कहा जाता है। शब्दों के शास्त्र को व्याकरण कहा जाता है। अर्थात ऐसा शास्त्र जिससे शब्दों की उत्पत्ति, रचना एवं निर्माण प्रक्रिया का ज्ञान प्राप्त हो, वो हमारा क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। वो हमारा व्याकरण कहलाता है। अतः ये हमने संस्कृत शब्द की तरह व्याकरण शब्द को स्पष्ट किया। आप इसको उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रत्येक बात को बड़े ध्यान से एवं सावधानी के साथ ग्रहण करते रहें। ये आपको स्पष्ट रूप से संस्कृत और व्याकरण दोनों शब्दों की व्युत्पत्ति को विस्तृत रूप से परिभाषित किया गया है, जो कि संस्कृत और व्याकरण दोनों का ज्ञान प्राप्त करने से पूर्व सम्यक अध्ययन करना अति आवश्यक है। इसमें थोड़ा सा हम इसकी परिभाषा को लिख सकते हैं। परिभाषा इसकी लिख सकते हैं कि आखिर अर्थात व्याकरण क्या है। अर्थात शब्दों का शास्त्र या शब्द के बारे में शब्दों का ज्ञान कराने वाला शास्त्र। शब्दों की उत्पत्ति, निर्माण एवं संरचना आदि का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। वह शब्दों की उत्पत्ति, निर्माण, संरचना आदि का ज्ञान कराने वाला शास्त्र ही व्याकरण कहलाता है। अर्थात वह शास्त्र जो किसी भी भाषा का स्पष्ट ज्ञान कराए, भाषा की नियमबद्ध रचना को ये कह सकते हैं। किसी भी भाषा की नियमबद्ध व्याकरणिक नियमबद्ध रचना को किसी भी भाषा की नियमबद्ध रचना को व्याकरण कहा जाता है, जो कि उस भाषा की शुद्धता, स्पष्टता का पूरा ज्ञान प्रदान करती है। ये आपके व्याकरण शब्द की परिभाषा हुई। व्याकरण शब्द की उत्पत्ति हुई। संस्कृत शब्द की परिभाषा और उत्पत्ति हम स्पष्ट कर दिए। व्याकरण शब्द की उत्पत्ति एवं परिभाषा को हमने स्पष्ट किया। अतः हमारी आज की ये कक्षा यही समाप्त होती है। धन्यवाद।